वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने देखा किस तरह से एक्टिन और मायोसिन का इंट्रैक्शन होता है और फाइनली द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन द होल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है एंड मसल रिलैक्सेशन है, दोनों ही एक्टिव प्रोसेस हैं, यानी दोनों में ही एटीपी की ज़रूरत है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस मसल सेल के पास कौन कौन से एनर्जी के सोर्सेज हैं जहाँ से कि ये एनर्जी इसको मिले, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेसेस एक्टिव हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी सोर्सेज ऑफ मसल फाइबर और मसल। कहां से एनर्जी मिलेगी? नाउ सबसे पहले हम जानते हैं मेन, हम वर्टिब्रेट्स की अगर बात कर रहे हैं, इन एनर्जी सोर्सेज को हम फॉस्फाजेंस कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉस्फेट बॉन्ड के ब्रेक होने पे एनर्जी रिलीज होती है। सो दे आर नोन एज फॉस्फेजेंस। नाउ देयर आर टू मेन फॉस्फेजेंस। व्हाट आर दे? Number one is ATP and number two is phosphocreatine or creatine phosphate. So phosphocreatine और creatine phosphate, ये दो ऐसे सोर्सेज हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको याद हो, जब हमने मसल सेल की डिटेल्स पढ़ी थी तो हमने वहाँ लिखा था कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी होता है और क्रिएटिन फॉस्फेट जो है ये फॉस्फेट का स्टोर हाउस होता है। नाउ जब भी मसल को सबसे पहले, जैसे ही मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, वर्क करना शुरू किया, जो कॉन्ट्रैक्शन है, सबसे पहले जो इमीडिएटली जो वो एनर्जी यूज करेगा वो एटीपी को करेगा। सो दिस इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इमीडिएटली सबसे पहले क्या यूज होगा? डायरेक्ट जो एटीपी ऑलरेडी बनकर स्टोर है, क्या होगा? ये जो एटीपी है ये ब्रेक होगी और ब्रेक होकर ये एडीपी, हम पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज करेगी और इस एनर्जी का यूज होगा, अब हम जानते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में एंड पावर स्ट्रोक में, जिसके कारण से एक्टिन सेंटर की तरफ मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा। वी हैव रेड इन डिटेल्स। यहां पर जो एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां पे जो एंजाइम लग रहा है वो होता है एटीपीएज एंजाइम, और मसल में ये एटीपीएज एंजाइम एक्चुअली कौन है? मायोसिन हेड है, वही इस एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है। तो ये तो पहली रिएक्शन है जो सबसे पहले होगी। अब मान लीजिए और अपन कॉन्ट्रैक्शन करवाते जा रहे हैं, वी आर कंटिन्यूइंग दैट एक्टिविटी, एटीपी का सारा स्टोर खत्म हो रहा है। अब वो नेक्स्ट कहाँ से लेगी? क्रिएटिन फॉस्फेट से। क्या होगा? ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है, ये एडीपी लगातार बनता ही जा रहा है, ये इस एडीपी के साथ अटैच होगा और एडीपी, यानी दो फॉस्फेट है, इसको एक और फॉस्फेट की जरूरत है, तो फिर ये एटीपी बन जाएगा, ये अपना फॉस्फेट इसको दे देगा, तो एटीपी बन जाएगी और क्रिएटिन रह जाएगा, यानी हमें क्या मिल गया? एटीपी। और फिर ये एटीपी टूटेगी और फिर एनर्जी मिलेगी, यानी कि लगातार जो एडीपी बन रही है उससे फिर एटीपी बनती जा रही है। तो इस तरह से मसल के पास लगातार एनर्जी का सोर्स है। एटीपी टूटी, एडीपी बनी, एडीपी इसके साथ जुड़ी, फिर एटीपी बनी, फिर एटीपी टूटी, लाइक दिस। सो इट विल हैव कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। दिस इज वन थिंग। नाउ अब सपोज करिए और अपन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और एक्टिविटी करते ही जा रहे हैं। सपोज वी आर वॉकिंग, शुरू में यहाँ से, फिर यहाँ से, और वॉकिंग करते ही जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते ही जा रहे हैं, जो भी काम है वो करते ही जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? ऑक्सीजन का रिजर्व कम हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन का रिजर्व मसल के पास कम हो जाएगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। ये सब कुछ बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन से हो रहा था विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। एटीपी सारी बन रही थी, ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इफ यू रिमेंबर, जिसके कारण ही तो ये एटीपी बन रही है। लेकिन अब क्या हुआ? ऑक्सीजन कम हो गई, ऑलमोस्ट नील हो गई, तो अब जो ग्लाइकोजन मसल में स्टोर्ड रहता है, हमने पढ़ा है, वो एटीपी रिलीज करने का काम करेगा।
और ग्लाइकोजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा. सो नाउ द नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी ग्लाइकोजन. ये कब हो रहा है? इन स्ट्रेनियस एक्सरसाइज. बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करी है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, देन दिस विल हैपन. ग्लाइकोजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और हम जानते हैं कि ग्लाइकोजन टूट के बनाता है ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके, और ग्लूकोज जो है इसमें फिर ग्लाइकोलाइसिस होगा. दैट मीन्स वी कैन राइट एनारोबिक है ये विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रही है. और ये ग्लूकोज पायरुवेट बनाएगा और पायरुवेट से फाइनली लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी रिलीज होगी. ये एनर्जी बहुत कम होती है, ओनली 2 ATP विल बी जनरेटेड, बट हो रही है. दिस इज लेसर अमाउंट. इस तरह से मसल सेल अभी भी कोशिश कर रहा है एनर्जी लेने की. नाउ ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या होगा, धीरे धीरे मसल में एक्यूमुलेट होता जाएगा. और जब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो धीरे धीरे मसल थकने लगती है. लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, मसल थकती है, यानी उसके कॉन्ट्रैक्शन के पावर में रिडक्शन हो जाता है. इसे ही मसल फटीग बोलते हैं. इसीलिए सपोज हम वॉकिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, शुरू में हम आराम से जॉगिंग कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास मसल के पास बहुत सारा ATP है जो लगातार इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है. आप और जॉगिंग करते जाएं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती है. ऑक्सीजन की जब कमी होने लग जाती है तो मसल के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करके और लैक्टिक एसिड बनाने लग जाता है. अभी भी थोड़ी एनर्जी है तो हम थोड़ा थकने तो लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जॉगिंग से वॉकिंग पे आ जाते हैं. लेकिन जैसे जैसे ये लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पूरे पैर की मसल्स थक रही हैं, एंड फाइनली यू विल हैव टू स्टॉप एंड सिट. और आप बैठने के बाद क्या करते हो, आप फिर ऐसे फास्टर ब्रीदिंग करते हैं. क्यों? आपने तो एक्सरसाइज बंद कर दी है, मसल तो अब काम कर नहीं रही है, फिर आप फास्टर ब्रीदिंग क्यों कर रहे हैं? वो फास्टर ब्रीदिंग की जाती है ताकि जो बॉडी में ऑक्सीजन कम हुई है वो बढ़े और वो ऑक्सीजन इस लैक्टिक एसिड को डीकम्पोज करे, ब्रेक डाउन करे. क्योंकि अगर ये लैक्टिक एसिड उस मसल में स्टोर्ड रहा तो वो मसल फटीग रहेगी. फटीग मतलब टायर्ड रहेगी, थकी हुई रहेगी, तो हम आगे भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी तरह इस लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करें. और वो ब्रेक डाउन कैसे होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन होता है. So now let's talk about the next term that we have to study and that is muscle fatigue. बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. फटीग का मतलब ही होता है टायर्ड होना, थक जाना. वेरी इंपॉर्टेंट. कब होगा मसल फटीग? सीवियर एक्सरसाइज के टाइम पे. क्यों होगा? ग्लाइकोजन का एनारोबिक ब्रेकडाउन हो रहा है जिसके कारण लैक्टिक एसिड मसल में इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है. सो व्हाट इज मसल फटीग? इट इज रिडक्शन इन द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. मसल के कॉन्ट्रैक्शन पावर में कमी आ गई है. क्यों कमी आ गई है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ड्यू टू accumulation of lactic acid in the muscle, of lactic acid in muscle. It's a direct question, several times asked. इस कारण से मसल फटीग हो जाता है. नाउ यहां पर हम एक और टर्म पढ़ लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन डेट. डेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई कर्ज होना. जैसे मेरे ऊपर 1,000 रुपये की डेट है, यानी 1,000 रुपये का कर्जा है, यानी मेरे पास 1,000 की कमी थी. तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, बॉडी मतलब मसल्स के अंदर, पूरी बॉडी में ही कमी होगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेट. सो व्हाट इज ऑक्सीजन डेट? इट इज द टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी. और क्यों हो रही है ये? सीवियर एक्सरसाइज करी, बहुत एक्सरसाइज करी तो ऑक्सीजन की कमी होगी. इसीलिए स्टूडेंट्स अगर जो भी जिमिंग करते हैं या योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हमें बोलते हैं कि एक्सरसाइज के टाइम पर हमें रेगुलरली बीच बीच में फास्टर ब्रीदिंग करनी चाहिए ताकि हम फिर ऑक्सीजन को स्टोर कर लें, ताकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो, लगातार ATP बनती रहे, फ्रेश सोर्स बनता रहे
और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ना हो, हम थके नहीं, हम ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाएँ। इसीलिए बीच बीच में एक्सरसाइज के वो फास्टर ब्रीदिंग कराते हैं। इसीलिए हमारा जो योगा है वो पूरा का पूरा ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें। सो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ shortage of oxygen in the body is known as oxygen debt. Now, what is the treatment for this? Let us write here. What is the treatment for oxygen debt or for muscle fatigue? क्योंकि आप तो रुक गए, आपने एक्सरसाइज करना तो बंद कर दी, लेकिन लैक्टिक एसिड तो जमा है अभी भी, उसे तो हटाना पड़ेगा कि हम इस लैक्टिक एसिड को हटाएं। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज फास्टर ब्रीदिंग। और जब फास्टर ब्रीदिंग आप करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मसल फटीग को कैसे? फास्टर ब्रीदिंग। फास्टर ब्रीदिंग से क्या होगा? ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी, सो इट विल कॉज ब्रेक डाउन ऑफ lactic acid. This will be removed from the muscles, and when there will be breakdown, then muscle will again come back to its normal position, और अब वो वापस से आराम से अगली एक्टिविटी के लिए रेडी है, नहीं तो वो मसल थकी हुई रहेगी। How does this happen? Lactic acid plus oxygen, CO2 plus H2O और प्लस इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। So इस तरह से ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को यूज करके हमने लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर दिया। सो दीज आर द 3 टर्म्स, दैट इज द एनर्जी सोर्सेज। मसल फटीग, बहुत क्वेश्चन आता है मसल फटीग पे, इट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। ऑक्सीजन डेप्थ एंड फास्टर ब्रीदिंग किस तरह से मसल में हेल्प कर रही है? बाय ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। नाउ स्टूडेंट्स, नॉर्मली नेचर ने बहुत अच्छे से ह्यूमन सिस्टम को बनाया है और वो लैक्टिक एसिड को अक्यूमुलेट होने नहीं देता है। कैसे नहीं होने देता है? एक साइकिल ऑपरेट करती है जिसे लैक्टिक एसिड साइकिल या कोराई साइकिल बोलते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट दैट कोरी साइकिल। प्लीज नोट इट डाउन। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस लैक्टिक एसिड साइकिल और कोरी साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और लैक्टिक एसिड साइकिल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? इंपॉर्टेंट। कोरी लैक्टिक एसिड नाम तो इसलिए क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे हम पढ़ेंगे? कोरी साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 साइंटिस्ट थे एंड देवर हस्बैंड एंड वाइफ, कोरी एंड कोरी, उन दोनों के ऑनर में इसे कोरी साइकिल कहते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ये चाहते हैं कि लैक्टिक एसिड मसल में अक्यूमुलेट ना हो। क्या प्रोविजन करा है नेचर ने? ग्लूकोज ब्लड में है, हम जानते हैं, और ये जो ब्लड ग्लूकोज होता है हम जानते हैं कि ये मसल में जाता है और मसल में जाके ग्लाइकोजन बना के और मसल में उसे स्टोर कर देता है। सो ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड देन दिस ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन मसल। वी नो दिस। और ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है तो ये प्रोसेस हो गया ग्लाइकोजेनेसिस। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। अब नॉर्मली तो एटीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। जब बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज हुई तो ये ग्लाइकोजन भी कूद पड़ा। ग्लाइकोजन ने स्टार्ट किया एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब शुरू होगा तो यहाँ पे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है पहले, और ग्लूकोज से फिर पायरुविक एसिड बनता है, दैट इज पायरुवेट, और पायरुवेट से फाइनली लैक्टिक एसिड बनता है। ये सब एनारोबिकली हो रहा है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है। ये एक प्रोसेस होता है। तो फाइनली ग्लाइकोजन से क्या बना? ये ब्लड ग्लूकोज, देन मसल में ग्लाइकोजन, और इससे फॉर्म हो गया लैक्टिक एसिड इन द मसल। ये लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट ना हो इसके लिए क्या होता है? इस लैक्टिक एसिड को लगातार
ब्लड लेकर लिवर में पहुंचाता है। सो ये लैक्टिक एसिड ब्लड के थ्रू पहुंचा लिवर में। सो लैक्टिक एसिड गोज टू लिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इस साइकिल में। सो मसल, और मसल से ये लैक्टिक एसिड पहुंच गया लिवर में। लिवर में जाने के बाद दो प्रोसेस होते हैं। क्या होता है, 20% जो लैक्टिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। हम अभी अभी देखा था हमने, लैक्टिक एसिड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बट दिस इज हैपनिंग विथ ओनली 20%। बाकी जो बचा हुआ 80% है, 80% वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लिवर में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन फॉर्मेशन लिवर में होता है। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन अगेन, और ये ग्लाइकोजन कहाँ पर है, इन लिवर। अब इसका कुछ पार्ट तो लिवर में स्टोर्ड रह जाएगा इस ग्लाइकोजन का, और बाकी जो पार्ट है वो वापस ब्लड में जाके ग्लूकोज कन्वर्ट में हो जाएगा जब भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि कितना ब्यूटीफुली नेचर ने बनाया है कि जो हमने खाना खाया वो ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बना। एक्स्ट्रा ग्लूकोज कुछ लिवर में चला गया और कुछ ग्लाइकोजन के फॉर्म में मसल्स में चला गया, स्टोर हो गया, ताकि जब स्ट्रेनियस एक्सरसाइज हो, मसल को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़े तो ये ग्लाइकोजन एनारोबिकली ब्रेक होकर फाइनली लैक्टिक एसिड बनाए। अब कहीं लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट ना हो, नहीं तो मसल थक जाएगी, मसल फटीग हो जाएगा, तो ये लैक्टिक एसिड ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचाया। लिवर में जाके 20% ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बचा हुआ 80% ग्लाइकोजन फॉर्म कर रहा है, और फिर ये ग्लाइकोजन टूटेगा यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, और जब ज़रूरत है तो ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। सो इट्स अ फुल साइकिल एंड दिस इज नोन एज कोरी साइकिल और द लैक्टिक एसिड साइकिल। द पर्पस इज सो दैट कंटिन्यूअसली ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता रहे, ब्लड में भी ग्लूकोज कम नहीं हो, प्लस ज़रूरत पड़ने पे मसल को भी एनर्जी मिल जाए, प्लस लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन भी नहीं हो। सो दिस इज द कोरी साइकिल। इसमें कौन कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, क्वेश्चन आता है, मसल, देन लिवर एंड ब्लड, इन तीनों के बीच की ये सारी स्टोरी है। यू प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वील टॉक फर्दर। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये सब अंडरस्टैंड कर लिया, कोरी साइकिल पढ़ ली। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, और जिस मसल में जिस फाइबर का नंबर ज़्यादा होगा वो मसल भी उसी टाइप की कहलाती है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टेबल में से। फर्स्ट इज कॉल्ड रेड मसल फाइबर। क्या मतलब है हम अभी पढ़ेंगे, क्यों बोलते हैं रेड वो भी पढ़ेंगे। इसका एक और नाम है, इसे स्लो मसल फाइबर भी कहते हैं या टोनिक मसल फाइबर भी कहते हैं। सो दीज आर ऑल द नेम्स। नाउ द सेकेंड कैटेगरी, एक रेड है तो दूसरा होगा वाइट। सो वाइट, ये स्लो थे तो ये हो गए फास्ट, और ये टोनिक थे तो ये हो गए ट्विच मसल फाइबर। कई बार क्वेश्चन में मसल फाइबर लिखा होता है, कई बार मसल लिखा होता है, एक ही बात है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, हमें 2 तरीके की मसल्स चाहिए, हमें 2 तरीके के एक्शंस करने होते हैं। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हम धीरे धीरे करना चाहती है हमारी मसल, लेकिन लंबे टाइम तक। जैसे हमारी बैक मसल्स हैं, हम लगातार खड़े रहते हैं या लगातार बैठे रहते हैं, तो हमारे बैक की जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उन्हें लगातार वर्क करना होता है, बट वेरी स्लोली, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिन्हें थोड़ी देर काम करना है लेकिन बहुत फास्ट काम करना है। जैसे हमारी आई बॉल, हमें यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, हमें बहुत फटाफट से पोजीशन चेंज करनी है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। हमेशा तो पूरा टाइम अपन अपने आई बॉल्स को मूव नहीं करते हैं। सो दैट मीन्स वी नीड बोथ स्लो टाइप ऑफ मसल्स एंड फास्ट टाइप ऑफ मसल और मसल फाइबर। नाउ क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है। हम जानते हैं मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है। सो दिस हैज़ प्लेंटी ऑफ मायोग्लोबिन विच इज़ द ऑक्सीजन
कैरिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, इसीलिए ये रेड कलर के हैं और इसमें लेस होगा, लेस मायोग्लोबिन। फर्स्ट डिफरेंस, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। नाउ मायोग्लोबिन ज़्यादा है यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है यानी कि ये मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। सो नेक्स्ट इज प्लेंटी ऑफ सार्कोसोम्स, क्योंकि हमने मसल के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स कहा था। यहाँ पे कंपेरेटिवली लेस सार्कोसोम्स विल बी प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि मायोग्लोबिन बहुत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत है, यानी खूब सारी ऑक्सीजन आ रही है, यानी यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होगी, यानी कैपिलरीज भी ज़्यादा होंगी। सो वी कैन राइट प्लेंटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यही कैपिलरीज ऑक्सीजन ला रही है, खूब सारा ऑक्सीजन आ रहा है, इसीलिए खूब सारा मायोग्लोबिन है ताकि वो उसे स्टोर कर सके। यहाँ पे लेस ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट, क्योंकि मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगी बिकॉज इनके पास बहुत सारा ऑक्सीजन है। सो परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन। सो एरोबिक, और ये इनके पास कम ऑक्सीजन है तो ये मेनली एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगी। सो परफॉर्म्स मेनली एनारोबिक, करते तो दोनों हैं बट हम मेन की बात कर रहे हैं, मेनली एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही हैं ज़्यादा, इनके पास खूब सारा ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है, तो ग्लाइकोजन की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्लाइकोजन तो एनारोबिकली काम आता है। सो ग्लाइकोजन कैसा हो जाएगा, लेस। सो लेस ग्लाइकोजन, लेकिन यहाँ तो मेन एनारोबिक हो रहा है तो यहाँ पर बहुत सारा ग्लाइकोजन विल बी प्रेजेंट। सो प्लेंटी ऑफ ग्लाइकोजन। नाउ क्योंकि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि लैक्टिक एसिड ज़्यादा नहीं बनेगा, देयर विल बी लेस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन, इसीलिए ये ज़्यादा थकेंगी नहीं। सो इनमें मसल फटीग बहुत स्लो या बहुत कम होता है। सो लेस मसल फटीग, सिंपल है समझना, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ही नहीं होगा। और यहाँ पर मोर मसल फटीग। देन नेक्स्ट, यहाँ पे जो SR है वो ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेनली स्लो कॉन्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, और यहाँ पर SR विल बी मोर, दैट इज ER, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होंगे, स्लो बट बहुत देर के लिए। सो स्लो एंड सस्टेन्ड, यानी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट कैन कॉन्ट्रैक्ट। जबकि ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करेंगी बट ग्लाइकोजन से ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, तो फास्ट करेंगी बट थोड़ी सी देर के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी। सो फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस बट फॉर शॉर्ट पीरियड, थोड़ी सी देर के लिए फास्ट, इसीलिए इन्हें फास्ट मसल फाइबर भी कहते हैं, इन्हें स्लो कहते हैं। ये लंबा है इसीलिए टोनिक, और ये ट्विच की तरह करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन किया थक गए, फिर थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन किया थक गए, फिर वापस से आपको सांस लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन को रीस्टोर करना पड़ेगा, लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, एरोबिकली हो रहा है, तो ये लंबे समय तक धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ लास्ट इज द एग्जाम्पल्स। जैसा मैंने आपको बोला, हमारी बैक की एक्सटेंसर मसल्स लगातार खड़े होना है, सो इनमें स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक, देन जो ग्लाइड करने वाली बर्ड्स होती हैं स्टूडेंट, जैसे चील है जो हवा में इस तरह से लगातार ग्लाइड करती रहती हैं, तैरती रहती हैं हवा में, उनकी जो फ्लाइंग मसल्स हैं उन्हें बहुत देर तक वर्क करना पड़ता है, तो वो भी कैसे होने चाहिए, उसमें स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस।
So the next example is the flying muscles of gliding birds like kites. जबकि फास्ट की अगर हम बात करें तो एक तो हमारी आई बॉल की मसल्स, सो मसल्स ऑफ आई बॉल, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है बट जल्दी थक जाती हैं अगर आप बहुत देर तक ऐसे ऐसे करें तो योर आईज विल गेट फटीग. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. एंड सेकेंड, जो छोटी छोटी बर्ड्स हैं जैसे स्पैरो है, वो फटाफट से उड़ती है थोड़ी सी दूर, फिर थक जाएगी, फिर थोड़ा बैठेगी, फिर दोबारा. सो फ्लाइंग मसल्स ऑफ स्पैरो. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. मायोग्लोबिन इसमें ज़्यादा है, सार्कोजोम्स इसमें ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरी इसमें ज़्यादा है, यहाँ पे ग्लाइकोजन ज़्यादा है, मसल फटीग ज़्यादा है, SR ज़्यादा है. ऑलराइट, दीज आर द क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली स्लो एंड सस्टेन्ड और फास्ट एंड शॉर्ट पीरियड, ये सब क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट पूछे जाते हैं. यू प्लीज नोट दिस डाउन and then we'll talk about the composition of muscle. So now students, after reading this, let's try to understand what is the composition of muscle and how the question comes from this part. So now, composition of muscle. Basically हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं हम जानते हैं वो मेनली वाटर का बना होता है, तो यहाँ भी ऐसे ही है. सो इट इज 75% वाटर. देन अब 25% बचा, जिसमें से 20% प्रोटीन्स होते हैं. हम प्रोटीन्स के नाम पढ़ चुके हैं जैसे मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. सो मायोसिन, एक्टिन, ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स. Troponin, these are all proteins. Tropomyosin. Then there are some other also like dystrophin. एक प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स जो एक्टिन को हेल्प करता है बाइंडिंग करने में विद द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. हम पढ़ेंगे इसकी डेफिशिएंसी से, एब्सेंस से एक बहुत डेंजरस डिजीज भी होती है डिस्ट्रोपिन. ऑल दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एंड द रिमेनिंग 5% इसमें बाकी सब चीज़ आ जाएगी. जैसे ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर्ड है, मायोग्लोबिन मिलता है. ऑल अदर हमने पढ़ चुके हैं हम ग्लाइकोजन, क्रिएटिन फॉस्फेट, देन मायोग्लोबिन, देन आयंस लाइक कॉमन सोडियम पोटेशियम तो सब में रहते ही हैं. सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मिलेगा यहाँ बहुत सारा, एक्सेट्रा. ऑलराइट, तो ये तो क्वेश्चंस पूछते ही हैं. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो इस पर आता है. दैट इज मसल के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा मिलता है? इट इज़ द पोटेशियम. सो लेट अस राइट डाउन द नोट. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द मोस्ट abundant mineral और element. मोस्ट दोनों तरह से क्वेश्चन आता है. abundant mineral element in muscle and that is K plus ions. It is potassium. Very very important. All right, so you note this down and then we will read few more terms related to muscle. So now students, let's try to learn some very interesting terms related to muscle. आइए अब हम उनकी बात करते हैं. जैसे कि एक सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? एक सिंगल मसल सेल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द ट्विच. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट डेफिनेशंस हैं जो स्कूल में भी पूछी जाती हैं और MCQs के फॉर्म में भी आती हैं. So what is a muscle twitch? It is a single isolated contraction of muscle
in response to a single stimulus. यानी एक बार जब एक मसल को स्टिमुलस मिला तो वो मसल उसके रिस्पॉन्स में एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्शन, इसे ट्विच कहते हैं. दिस इज वन ट्विच, सेकेंड ट्विच, थर्ड ट्विच. सो दिस इज नोन एज द मसल ट्विच. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नाउ द सेकेंड टर्म इज द threshold stimulus. Now what do we mean by this? Students, threshold का मतलब होता है, हम सबका एक threshold level होता है, यानी एक saturation level होता है. वो लेवल क्रॉस कर जाए तो फिर हम वो बात बेयर नहीं कर सकते हैं. इसी तरह से सपोज करिए ये एक मसल है, स्टिमुलस आया सपोज 2 मिलीवोल्ट, ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगी. 3 मिलीवोल्ट, 4 मिलीवोल्ट, 5 मिलीवोल्ट, 6 मिलीवोल्ट, 10 मिलीवोल्ट, 20 मिलीवोल्ट, वो वाला मिलीवोल्ट, वो वाला स्टिमुलेशन जिस पर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, दैट इज द मिनिमम. व्हाट इट इज? इट इज द मिनिमम स्टिमुलस required for muscle contraction is known as the threshold stimulus. इससे कम इंटेंसिटी का अगर वो स्टिमुलस है then the muscle is not going to contract. So it is the minimum intensity of stimulus we can write at which the muscle contracts. इसके ऊपर इससे नीचे अगर स्टिमुलस है, इससे कम स्टिमुलस है, इट इज नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन आता है मसल फॉलोज ऑल और नन लॉ. क्या मतलब है? ऑल, ऑल मीन्स पूरा का पूरा, और नन मतलब बिल्कुल भी नहीं. इसका सिंपल सा मतलब है, सपोज करिए कि किसी एक मसल के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस 60 मिलीवोल्ट है. जैसे ही इस मसल के पास 60 मिलीवोल्ट का करंट आया, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 80 मिलीवोल्ट दे दो तो वो और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, 90 मिलीवोल्ट दे दो और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. नहीं, जैसे ही उसके पास उसका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया एक बार, या उसके ऊपर का डायरेक्ट 90 मिलीवोल्ट आया, यानी थ्रेशोल्ड या उससे ज़्यादा सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जैसे ही इसके पास आएगा ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगी. और इससे ज़रा सा भी कम अगर स्टिमुलस आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. यानी या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नहीं. आइदर इट विल कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम और इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. सो ऑल और नन लॉ. सो दैट मीन्स आइदर अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स maximum at threshold, या पहली ही बार हमने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वाला स्टिमुलस दिया है, और सुप्रा या सुपर एक ही बात है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और इट डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. या तो करेगी तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी. यानी अगर इससे कम दिया है, थ्रेशोल्ड से जरा सा भी कम है, दैट मीन्स सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. यहाँ पे स्टूडेंट से एक ही एच आएगा स्पेलिंग में, थ्रेशोल्ड. ऑलराइट. So either it will contract maximum or does not contract at all. This is all or none law. और जो नर्व होती है वो भी इसे ही फॉलो करती है, all or none law को हम पढ़ेंगे. So muscle and nerve both follows all or none law. Now let's talk about one more term and that is very very important, rigor mortis. बड़ा interesting term है students. Let me write very very important. अगर इन सब की बात करें, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं. राइगर मोर्टिस का मतलब है, राइगर मीन्स रिगरस, कुछ चीज़ कॉन्ट्रैक्टेड है, और मोर्टिस जैसे पोस्टमार्टम होता है. मॉर्टम मतलब आफ्टर डेथ. अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे एक मूवी आई थी बहुत पहले, माला माल वीकली,
उसमें कुछ लॉटरी के टिकट का था, हम स्टोरी की बात नहीं करेंगे। तो उसमें एक पर्सन होता है एंथनी, उसकी डेथ हो जाती है और वो ऐसा का ऐसा रह जाता है, ऐसा का ऐसा। तो उस मूवी में तो हालांकि गलत दिखाया था, क्यों गलत दिखाया था अभी आपको बताती हूँ। तो कई बार अगर आपने देखा हो, डेड बॉडी जो होती है वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ही रह जाती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? हम जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एटीपी चाहिए और मसल रिलैक्सेशन के लिए भी एटीपी चाहिए। जैसे ही उस पर्सन की डेथ हुई, यानी सारे सेल्स की डेथ हो गई, फ्रेश ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा क्योंकि वो अब ब्रीदिंग तो स्टॉप हो चुकी है, दैट पर्सन हैज़ डाइड। क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो फ्रेश एटीपी तो बनने नहीं वाली। जितनी भी बॉडी की एटीपी है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अपने आप हाइड्रोलाइज हो जाएगी। जब एटीपी ही नहीं बचेगी तो जो मसल्स, कुछ मसल्स जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, जो भी एक्टिविटी करते टाइम वो मरा, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगी, यानी कि वो मसल उसी स्टेट में रह जाएगी। सो व्हाट इज राइगर मोर्टिस? इट इज द एक्सट्रीम रिजिडिटी, इसीलिए राइगर, रिजिडिटी ऑफ मसल आफ्टर डेथ। वो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह गई आफ्टर डेथ। और ये हर मसल के लिए डिफरेंट टाइम होता है। इसी से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो डेथ का टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मर्डर्स वगैरह होते हैं, सुसाइड्स होते हैं, तो अगर पता करना है कि कितने पहले डेथ हुई है तो इट इज दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट टाइम सिंस डेथ, टाइम सिंस डेथ। और स्टूडेंट्स अराउंड विद इन अ डे 15 to 24 आवर्स ये राइगर मोर्टिस अपने आप ठीक हो जाता है। अब ये कैसे ठीक हो जाता है? एटीपी तो मिल नहीं रहा है, फिर ये कैसे ठीक हो रहा है? क्योंकि इतनी देर में बॉडी के प्रोटीन्स ही डीजनरेट हो जाते हैं। तो जो मायोसिन और एक्टिन का बॉन्ड बना रह गया था, ये रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, ये मायोसिन ही डिसॉल्व हो गया, एक्टिन ही डिसॉल्व हो गया, तो बॉन्ड तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। सो इट डिसअपियर्स विद इन 15 to 24 आवर्स ऑफ डेथ। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों डिसअपियर हो रहा है? क्योंकि प्रोटीन का डीजनरेशन हो गया है, ड्यू टू प्रोटीन डीजेनरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो क्यों रहा था, इसका कॉज भी लिख लेते हैं। कॉज इज, दो कॉजेज हैं, एक तो कोई फ्रेश सप्लाई नहीं है, नो फ्रेश एटीपी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है फ्रेश, तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब स्टॉप हो चुके हैं। और दूसरा एटीपी स्टोर्ड एग्जॉस्टेड, जो थी भी वो भी एग्जॉस्ट हो गई। किस में एग्जॉस्ट हो गई? मसल्स को रिलैक्स करने में। तो अब जितनी मसल्स रिलैक्स हो गई वो तो हो गई, बाकी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएंगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइगर मोर्टिस पे पहला क्वेश्चन, इट इज द रिजिडिटी ऑफ मसल। ये क्वेश्चन पहला है, पूछते हैं मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है या रिलैक्स स्टेट में। सेकेंड, आफ्टर डेथ। थर्ड, यूज टू कैलकुलेट टाइम सिंस डेथ। फोर्थ, प्रोटीन डीजनरेशन के कारण विद इन अ डे इट डिसअपियर्स। एंड फिफ्थ, व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज एटीपी स्टोर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड। You please note this down and then we learn few more interesting terms related to muscle. So these are some of the terms: muscle twitch, threshold stimulus, all or none law, and the rigor mortis. Now let's learn one more term, and that is the refractory period. Now this is again important. आइए इसको समझने के लिए सपोज हम एक ग्राफ ड्रॉ करें स्टूडेंट्स। यहां पर हम टाइम प्लॉट कर रहे हैं और यहां पे हम जो है मसल की एक्टिविटी को प्लॉट करें। नाउ सपोज ये वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, इतना, दिस इज द स्टिमुलस गिवन। इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे आके मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगी, पर मसल एकदम से तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस आने के बाद भी वो स्टिमुलस सार्कोलेमा पे ट्रैवल करेगा, टी ट्यूब्यूल तक पहुंचेगा, एसआर से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, वो ट्रोपोनिन की साइड से बाइंड होंगे, ट्रोपोनिन अनमास्क करेगा, फिर एक्टिन मायोसिन से जुड़ेगा, फिर वो उसको खींचेगा। इतना सब टाइम लग रहा है। इतनी देर तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, हालांकि स्टिमुलस मिल चुका है। इसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। सो ये हो गया लेटेंट पीरियड।
अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सपोज ये मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड देन रिलैक्स किया। अब रिलैक्स करने के बाद में स्टूडेंट्स कुछ देर तक ये सेकेंड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करती, ये पूरा रिकवर करती है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और फिर इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद यहाँ पे ये दोबारा ये फर्स्ट स्टिमुलस सपोज हमने यहाँ दिया, दिस इज द फर्स्ट स्टिमुलस, ये लेटेंट पीरियड है दिस मच, जिस समय वो तैयारी कर रही है, सारा प्रोसेस हो रहा है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो। देन दिस इज द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, देन दिस इज द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। और ये जो छोटा सा टाइम है, इस समय पर मसल सेकेंड स्टिमुलस को रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी अगर आप सेकेंड स्टिमुलस दोगे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और अब इसके बाद सेकेंड स्टिमुलस आप देंगे, और जब आप सेकेंड स्टिमुलस दोगे तो फिर से ये मसल तैयारी, फिर अगला कॉन्ट्रैक्शन, लाइक दिस इट गोज। यानी पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है वो, लेटेंट पीरियड से लेके और इस रिलैक्सेशन पीरियड तक, ये पूरी एक्टिविटी, तैयारी, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। फिर थोड़ी देर तक वो कुछ भी नहीं, कोई स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिर तैयारी, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, दिस इज हाउ इट गोज। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड? इट इज द टाइम इंटरवल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन पे, टाइम इंटरवल बिटवीन टू मसल ट्विच, यानी दो मसल स्टिमुलस, एक सिंगल, इस एक कॉन्ट्रैक्शन को हमने मसल ट्विच कहा था, मैंने आपको पहले ही बताया है। सो एक मसल ट्विच और दूसरी मसल ट्विच, इसके बीच का वो छोटा सा टाइम पीरियड बिटवीन टू मसल ट्विच इन विच मसल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ये बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट 2 to 5 मिली सेकेंड्स, दैट मीन्स 0.002 to 0.005 सेकेंड्स। दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने दोनों तरह से लिख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड इज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटल मसल्स। ये कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स में डिफरेंट होगा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। सो दिस इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर कोई पूछे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल टेक्स हाउ मच टाइम, सो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, दिस इज हाउ मच कॉन्ट्रैक्शन टाइम रादर। आइए हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें 3 फेजेस हो रहे हैं, पहले तैयारी वाला फेज यानी लेटेंट फेज, देन एक्चुअल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन फेज, और फिर रिलैक्स भी तो कर रही है, वो भी इसी टाइम में आएगा। सो द थर्ड इज द रिलैक्सेशन फेज। ये तीनों जब पूरे हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि मसल का एक ट्विच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, दिस इज वन ट्विच, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, सेकेंड ट्विच। सो लेटेंट, कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड रिलैक्सेशन फेज। तैयारी में लगते हैं अराउंड 0.01 seconds. This is 0.04 seconds and this is 0.05 seconds. अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें स्टूडेंट्स तो जो टोटल टाइम एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए लग रहा है स्केलेटल मसल का, इसको आप ऐड करोगे सो इट इज 0.1 seconds. इन सब पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स. Now let's learn one more term. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट इज शिवरिंग. कपकपी होना. आई एम श्योर आप सब ने विंटर्स में ये ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी बैठे बैठे एकदम से हमें कपकपी आ जाती है. ये क्या है? स्केलेटल मसल्स वैसे तो वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में है, बट इस समय पर इनवॉलेंट्री बॉडी डिसाइड कर रही है, वो एकदम से उनमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है. क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब भी एटीपी ब्रेक होगी, एनर्जी निकलेगी तो साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो बॉडी को वार्मथ मिल जाए. तो बॉडी के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, बॉडी को अंदर से गर्मी देने के लिए
स्केलेटल मसल्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसे ही कपकपी होना या शिवरिंग कहते हैं. सो व्हाट इज शिवरिंग? इट इज द, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स. नॉर्मली तो ये वॉलेंट्री होती है. ऑफ स्केलेटल मसल टू प्रोवाइड वार्मथ टू द बॉडी. स्टूडेंट्स दोनों पार्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं इसके. पहला क्वेश्चन आता है कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्शंस है, इनवॉलेंट्री. सेकेंड क्वेश्चन आता है कौन सी मसल इन्वॉल्व है, स्केलेटल. और थर्ड क्वेश्चन आता है इसका पर्पस क्या है, वार्मथ प्रोवाइड करना. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द शिवरिंग. You note this down and then we'll talk about the two important disorders which are related to the muscles. Please note it down. So now students, let's talk about the disorders related to the muscles. Now there are two major disorders that we have to read. Let's try to understand them. दोनों ही important है, दोनों पे ही direct questions आते हैं. Disorders of the muscular system. First disorder, this is called myasthenia gravis. मायो वर्ड मसल के लिए यूज करते हैं. ये एनेस्थीजिया वर्ड से आया है. एनेस्थीजिया मतलब आपने सुना होगा, डॉक्टर ने एनेस्थीजिया दिया, बेहोश कर दिया. एक तरह से मसल यहाँ पर बेहोश होने वाली है. मसल बेहोश होने वाली है यानी कि मसल को जो नर्व सप्लाई आ रही थी वो नहीं पहुंचेगी किसी भी कारण से. अभी हम देखेंगे क्यों. तो मसल को जब नर्व सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो मसल अपना काम नहीं कर पाएगी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, यानी मसल को एनेस्थीजिया मिल गया, तो हमने नाम दिया मायस्थीनिया. और ग्रेविस, क्योंकि ये अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगी तो धीरे धीरे मसल वीक हो जाएगी और मसल का पैरालाइसिस हो जाएगा. सो इट्स अ ग्रेव सिचुएशन. ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और कब्र क्या होती है, हमेशा डेंजरस होती है. सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. दैट इज वाई इट इज फुल नेम हो गया मायस्थीनिया ग्रेविस. नाउ दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. पहला क्वेश्चन, ऑटो इम्यून मतलब इसमें हमारी बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाए. सो इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स 12th में डिटेल में. ऑटो मीन सेल्फ, खुद ही का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही की बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म करने लग गया. सो इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच, या चलो नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं. इसमें क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट. अब ऑटो इम्यून मतलब खुद की बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, बट किस पार्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट. आपको याद है मैंने बताया था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो सार्कोलीमा है, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन, उस पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, उनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज बनती हैं. तो जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा जब इम्पल्स आएगी, वो रिसेप्टर्स उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन मसल फाइबर तक पहुंचेगी ही नहीं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ही नहीं. सो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स. कहाँ प्रेजेंट है ये, ऑन सार्कोलीमा एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. हर वर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. पहला ऑटो इम्यून, वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट. थर्ड, कहाँ पर है ये, ऑन सार्कोलीमा. किस जगह पे, सार्कोलीमा तो पूरा सेल कवर कर रही है, उस पॉइंट पे जहाँ पे न्यूरॉन आ रहा है. कई बार स्टूडेंट इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मायस्थीनिया ग्रेविस अफेक्ट्स विच पार्ट, और एक ऑप्शन उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है. सो इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. क्या होगा इसमें, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, सो देयर विल बी वीकनिंग एंड पैरालाइसिस ऑफ मसल. इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज. इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की मसल्स इन्वॉल्व हो गई तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स. अगर डायफ्राम इन्वॉल्व हो गया, हार्ट की मसल्स इन्वॉल्व हो गई तो हार्ट ब्लड बराबर पंप नहीं कर पाएगा. सो इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट. दिस इज द फर्स्ट डिसऑर्डर. बोथ द डिसऑर्डर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मायस्थीनिया ग्रेविस.
नाउ लेट्स सी द सेकंड डिसऑर्डर. सेकंड डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी. MD कहते हैं इसे. और 2 टाइप्स की डिस्ट्रॉफीज होती हैं. वन इज द ड्यूशेंस डिस्ट्रॉफी एंड बेकर्स डिस्ट्रॉफी. साइंटिस्ट के नाम पे है. दीज आर द 2 टाइप्स. इनमें से जो ये वाली है, दिस इज कॉल्ड DMD. दिस इज वेरी 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 डेंजरस. एंड दिस इज BMD. ये कंपेरेटिवली कम सीवियर होती है. सो लेट अस राइट दैट दिस इज मोर सीवियर, मोर डेंजरस. हम जो पढ़ने वाले हैं, हम DMD के बारे में ही पढ़ेंगे. पहले हम एक जनरल पॉइंट पढ़ लेते हैं. ये दोनों ही जेनेटिक डिजीज हैं, यानी कि बाय बर्थ ही होती हैं. और जेनेटिक डिजीजेस में भी ये एक्स लिंक्ड हैं. एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर. हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि एक्स लिंक डिसऑर्डर्स जो हैं वो मेल्स को अफेक्ट करते हैं. तो ये मेल्स को अफेक्ट करेंगे. सिर्फ ओनली द बॉयज विल बी अफेक्टेड, नॉट द गर्ल्स. सो दिस हैपन्स ओनली इन द बॉयज. ये क्वेश्चन पहला है एक्स लिंक्ड. सेकेंड क्वेश्चन जेनेटिक डिसऑर्डर. नाउ ओनली अफेक्ट्स मेल्स और बॉयज. थर्ड क्वेश्चन. नाउ और ये क्यों बॉयज़ को ही अफेक्ट करते हैं वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे. हम अब इन दोनों में ही में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मसल में एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन. ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करता है, इसके एक्टिन फाइबर्स को, एक्टिन है, फिर ये ऊपर सार्कोलीमा है और बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, तो इसको एक फ्रेमवर्क, एक सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. जेनेटिकली वो जीन जो डिस्ट्रोफिन का सिंथेसिस करवाता है इस प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन किससे बनेगा, जीन से बनेगा, जीन के कारण बनेगा, वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, वो एब्सेंट रहता है. सो व्हाई द मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैपन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन. ये अगला क्वेश्चन है. डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इनकी एब्सेंस के कारण, क्यों एब्सेंट है, उस जीन में डिफेक्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन में ये क्यों ज़्यादा सीवियर है ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD, क्योंकि उस जीन के भी अलग अलग पार्ट इन्वॉल्व होता है. DMD में अलग पार्ट इन्वॉल्व है, BMD में अलग पार्ट इन्वॉल्व है. DMD में टोटल एब्सेंस होता है, BMD में थोड़ा बहुत बनता है वो. सो हम उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं. हमें तो ये पढ़ना है कि दोनों ही DMD BMD में देयर विल बी एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन. क्या होगा, धीरे धीरे जो मसल्स हैं उनकी वीकनिंग होगी प्रोग्रेसिवली, और वीकनिंग होके उनकी एट्रॉफी हो जाएगी, पूरी की पूरी मसल कोलैप्स हो जाएगी. सो व्हाट हैपेंस इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देयर इज प्रोग्रेसिव, ये क्वेश्चन आता है, प्रोग्रेसिव वीकनिंग एंड एट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स, ऑफ मसल्स, नॉट जस्ट स्केलेटल मसल्स, ऑल मसल्स. स्टूडेंट्स इसमें एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें सिम्टम्स दे देते हैं. अ बॉय ऑफ 13 years ऑन व्हील चेयर सफरिंग फ्रॉम, इस तरह से करके क्वेश्चन बनाते हैं. हम पढ़ेंगे जब हम डिस्कशन क्लास करेंगे. सो बेसिकली इनमें मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो रही है, मसल्स की वीकनिंग हो रही है, मसल मास का लॉस हो रहा है. इतनी डेंजरस डिजीज है स्टूडेंट्स. ये जो DMD की अगर हम बात करें जो सबसे सीवियर है, ये वैसे तो 3500 to 5000, यानी अगर 3500 से 5000 मेल बेबीज़ बर्थ लेते हैं तो उसमें से किसी एक को होती है. और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, पहले तो वो खड़ा इजीली उस एज पे नहीं हो पाएगा, चलना उसका बहुत वीक होगा, थोड़ा सा चलेगा लड़खड़ा के गिर जाएगा. और 12 ईयर्स की एज तक आते आते, क्वेश्चन आता है, 12 ईयर्स की एज तक आते आते उसके पैर एकदम वीक हो जाते हैं और वो व्हील चेयर पर आ जाता है. द चाइल्ड, द बॉय इज़ अनएबल टू वॉक. धीरे धीरे हार्ट की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो हार्ट की मसल्स की वीकनिंग होगी, हार्ट कोशिश करेगा और मसल्स बनाने की, पंप करने का ज़्यादा, तो हार्ट साइज में एनलार्ज हो जाएगा. इसे कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं. दैट मीन्स हार्ट मसल्स विल बी इन्वॉल्व्ड. एंड ग्रेजुअली 20s की एज में आते आते, 20s तक आते आते उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं एंड द पर्सन डाइज.
सो इट्स अ वेरी ट्रोमैटिक सिचुएशन. जिन पेरेंट्स के ऐसा बच्चा है वो ये उन्हें पता होता है कि 20s की एज तक आते आते दैट चाइल्ड विल 100% डाई. इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर. BMD का जो बॉय होता है वो करीब 40s तक अपनी लाइफ जी सकता है. 40s तक आते आते उसकी डेथ हो जाती है. 100% डेथ हो जाती है. इट्स अ वेरी वेरी ट्रोमैटिक सिचुएशन. और 12 ईयर्स की एज तक आते आते वो बच्चा व्हील चेयर पर आ जाता है. सो लेट्स जस्ट राइट दीज पॉइंट्स. What happens by 12 years age, unable to walk, that means he comes on wheelchair. Very important question पूछते हैं. Then next, cardiomyopathy, that means heart will be involved. And finally death. Death क्यों होती है ये भी पूछते हैं. Due to respiratory and circulatory muscle involvement. बेसिकली कार्डियक मसल्स की हम बात कर रहे हैं. हार्ट और रेस्पिरेटरी मसल्स के इन्वॉल्व होने के कारण फाइनली डेथ. DMD में 20s में और बेकर्स में 40s में. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द मसल पार्ट, जिसमें हमने बेसिकली स्केलेटल मसल पढ़ा. हमने देखा मसल का स्ट्रक्चर, मसल का कॉम्पोजिशन, किस तरह से मसल में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, कोरी साइकिल एंड द important diseases. Now students from the next class we'll start with the skeletal system, क्योंकि muscles जो हैं ये bones पे attach हैं. तो हम देखेंगे कि हमारे body में कौन कौन सी bones हैं, उनका क्या arrangement है, क्या number है और क्या special features हैं. So till then a very happy learning and have a good day. Thank you.